नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 26 सीटों के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इस चरण में 5 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 9 सितंबर रहेगी। दूसरे चरण में वोट 25 सितंबर को डाले जाएंगे। इस चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी समेत 26 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। भारतीय नौसेना अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को अपनी सेना में शामिल करेगी। आईएनएस अरिघात भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, जो भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के शीर्ष अधिकारी की मौजूदगी में नौसेना में शामिल होगी। ये पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। आईएनएस अरिघात आईएनएस अरिहंत के साथ मिलकर काम करेगी। इससे पहली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत 2009 में नौसेना में शामिल हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि अब बस बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि निर्भया के बाद बीते 12 साल में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी अप्रिय है। मेरा ये दृढ़ मत है कि हमें इस तरह के अपराधों की स्मृतियों पर भूल का पर्दा नहीं पड़ने देना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में किसी भी हिस्से में महिलाओं के खिलाफ हुई क्रूरता से दुख पहुंचता है। वहीं उन्होंने सभी के लिए मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के महत्व का भी उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सभा में कहा कि अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। इस बयान को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति से अवगत कराया गया है। मजूमदार ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी की हाल ही में देश विरोधी टिप्पणियां, जिससे पूरे राज्य में अशांति की आशंका है, बेहद चिंताजनक है। सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता को हमारे देश की सुरक्षा और एकता के लिए तुरंत सीएम पद छोड़ देना चाहिए। मजूमदार ने कहा कि ममता ने राष्ट्र विरोधी टिप्पणी की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने धमकी देने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए जनता को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे पूछा कि दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 44वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक थी। बैठक में बजट सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का नया नारा दिया। अपने 40 मिनट के संबोधन में पीएम ने उपलब्धियों के बेहतर प्रचार पर ध्यान देने की भी नसीहत दी। साथ ही इस बैठक में महिलाओं से जुड़े मुद्दों और विभिन्न नीतिगत उपायों के समय पर क्रियान्वयन पर प्रमुखता से चर्चा हुई। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें सड़क संपर्क से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं और एक परियोजना कोयला, बिजली और जल संसाधन क्षेत्रों की है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि केंद्र या राज्य स्तर पर सरकार के प्रत्येक अधिकारी को इस तथ्य के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता को परियोजना के इच्छित लाभों से भी वंचित होना पड़ता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और
सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं आम लोगों के मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आज एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में लगभग 1 एकड़ भूमि में मातृ वन स्थापित करेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रालय के अधिकारी आज नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में पौधारोपण करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 800 से ज्यादा संस्थानों के भाग लेने की संभावना है और इस कार्यक्रम के दौरान 3000 से 4000 पौधे लगाए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उन फर्जी खबरों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया है कि विभिन्न इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खिलाफ अदालती आदेश जारी किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि अनुचित वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के खिलाफ अदालत के आदेश के बारे में उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने के लिए एक फर्जी ईमेल का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए भी कहा गया था। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से सभी दावों का खंडन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोगों से राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in पर ऐसी किसी भी साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में कनेक्टिविटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से 11 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। इन प्रोजेक्ट्स की अनुमानित लागत 6400 करोड़ रुपए है। ये 3 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ा देगी। इन परियोजनाओं के साथ 14 नए स्टेशनों का भी निर्माण किया जाएगा। दुनिया में भारत का दवाइयों के उत्पादन और अनुसंधान में लोहा माना जाता है। भारत वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत भूमिका को बरकरार रखते हुए ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। 28 अगस्त से शुरू प्रदर्शनी 30 अगस्त तक जारी रहेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने इंडिया एक्सपो मार्ट में किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत के फार्मा सेक्टर के वैश्विक नेतृत्व और इस क्षेत्र में बढ़ती भारत की निर्यात क्षमता पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर अधिकारियों ने दोहा में भारतीय दूतावास को गुरु ग्रंथ साहिब के 2 स्वरूप सौंपे हैं। बिना मंजूरी के धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने से जुड़े एक मामले में एक भारतीय नागरिक से ये स्वरूप लिए गए। मंत्रालय ने गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप सौंपने के लिए कतर सरकार को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने कतर या अन्य देशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय कानूनों का पालन करने की भी अपील की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। कानपुर वासियों को लगभग 520 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी 350 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 170 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वो लाल इमली चौराहे स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के बहराइच जिले के करीब 50 गांव निर्भक्षी भेड़ियों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। करीब 2 महीने में ये भेड़िए 7 लोगों की जान ले चुके हैं। भेड़ियों के इस खतरे को देखते हुए 16 टीमें तैनात की गई हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में माछिल और तंगधार में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। माछिल सेक्टर में 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। वहीं तंगधार में भी एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है।
जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने पुंछ जिले के शिंदारा सेक्टर के दाछी जंगल से 6 चीनी ग्रेनेड बरामद किए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों को ड्रोन से हवाई खेप गिराने के बारे में एक जानकारी मिली थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने तलाशी अभियान तेज कर दिया। भारतीय सेना की 39 RR की टीम ने अभियान चलाकर और 6 हथगोले बरामद किए हैं। भुवनेश्वर में डेंगू और बर्ड फ्लू के मामलों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के निदेशक नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि इस साल की शुरुआत से डेंगू के करीब 3100 मामले सामने आए हैं। करीब 72,000 नमूनों की जांच की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में रात से ही बारिश रुक रुक कर हो रही है। लगातार भारी बारिश के बाद धौला कुआं में जलभराव और ट्रैफिक जाम देखा गया। बारिश के कारण सुबह सवेरे ऑफिस और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जलभराव से सड़कों पर जगह जगह जाम और ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा है। गुजरात इस वक्त बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। राज्य के अधिकांश जिले इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। लगातार जारी भारी बारिश के चलते स्थिति और गंभीर बनती जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियां राज्य सरकार के साथ मिलकर लगातार लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के कार्य में लगी हुई हैं। लगातार बारिश के चलते कई राजमार्ग बंद हो गए। गुजरात में लगातार बारिश के कारण बांधों और नदियों का जलस्तर उफान पर है। विश्वामित्र नदी में बाढ़ से वडोदरा के निचले इलाकों में पानी भर गया। यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई जिलों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। राजस्थान में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यातायात की आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई और रुपे को सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक का फोकस इन दोनों को ट्रूली ग्लोबल बनाने पर है। शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंकों सरकारों के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र के लोगों को डेटा गोपनीयता, चिंता और अन्य तत्वों को ध्यान में रखते हुए भरोसेमंद AI के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। फिनटेक क्षेत्र का उल्लेख करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 6 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है। जीएसटी विभाग ने गलत ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के मामले में VIL को 15.19 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। कंपनी पर 1.51 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि पटना स्थित जीएसटी कार्यालय ने उस पर ये जुर्माना वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में पात्र नहीं होने के बाद भी ITC का फायदा उठाने के लिए लगाया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण 3 नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए आरोही ई नीलामी के तीसरे समूह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के लिए अनुमानित आरक्षित मूल्य 784.87 करोड़ रुपए आंका गया है। इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा वोकल फॉर लोकल पहल को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपीआई ने साल दर साल 57% की लेन देन मात्रा के साथ अपनी उल्लेखनीय वृद्धि जारी रखी है। पेमेंट ट्रांजैक्शन के मूल्य की बात करें तो ये इसी अवधि में बाजार की वृद्धि 265 लाख करोड़ रुपए से दोगुनी होकर 593 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। यूपीआई पर कुल लेन देन की मात्रा पिछले वित्त वर्ष के लगभग 131 बिलियन से बढ़कर 2028-29 तक 439 बिलियन होने की उम्मीद है और ये कुल खुदरा डिजिटल भुगतान का 91% होगा। मध्य प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से कुल 8,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। इसमें अदानी समूह का 3,500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव भी शामिल है। अदानी समूह ने गुना में एक सीमेंट फैक्ट्री, शिवपुरी में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक फैक्ट्री के साथ बदरवास में महिलाओं द्वारा संचालित जैकेट फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई 97% से अधिक एरिया में पूरी हो चुकी है, जिसमें से 1065.08 लाख हेक्टेयर में 23 अगस्त तक बुआई पूरी हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक अगस्त तक 394.28 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई और बुआई हो चुकी है। इस साल 16.25 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बकाया भुगतान न करने पर कर्ज में डूबी सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल के सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। टेलीफोन निगम लिमिटेड ने कहा कि यूनियन बैंक ने 21 अगस्त के अपने पत्रों के जरिए कंपनी को सूचित किया है कि उसका खाता 12 अगस्त 2024 से एनपीए में डाल दिया गया है। एसएमई के आईपीओ में आ रही पैसों की बाढ़ के बीच सेबी ने निवेशकों से कहा है कि वो निवेश करते समय सावधानी बरतें और असत्यापित सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें। सेबी ने कहा कि बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कई एसएमई या उनके प्रवर्तक सार्वजनिक घोषणाओं से बोनस इशू, स्टॉक विभाजन, तरजीही आवंटन के मामले में गलत जानकारी दे रही हैं। सीसीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से डिज्नी की भारतीय मीडिया परिसंपत्तियों के 70,350 करोड़ रुपए के विलय को कुछ स्वैच्छिक संशोधनों के साथ मंजूरी दी है। डिज्नी स्टार के पास 2024 से 2027 तक आईसीसी आयोजनों के लिए विशेष डिजिटल और टीवी अधिकार और 2023 से 2028 तक आईपीएल प्रसारण अधिकार है, जबकि जियो ने आईपीएल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं। फ्रांसीसी अभियोजकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल द्रोव को 4 दिन की पूछताछ के बाद पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया। 7 अक्टूबर को हुए हमास नरसंहार के विरोध में तेल अवीव में बंधक परिवार फोरम के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग वाले साइन बोर्डों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामले में कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता दोषी पाए गए हैं। मामले में अदालत ने पूर्व नेता ली जियानपिंग को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने ली जियानपिंग को द्वेष, गंभीर सामाजिक प्रभाव और अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोषी माना है। रूस ने एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की है। रूस ने 92 अमेरिकी नागरिकों के अपने क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध में वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों सहित कई वकील और नामी व्यवसायी शामिल हैं। पहली बार एक महिला ईरानी सरकार का सार्वजनिक चेहरा होगी।
फतेह में ही मोहित जिरानी के समूह शासन का सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया। पेरिस में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ पैरालंपिक की शुरुआत हो चुकी है। 8 सितंबर तक पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव भारत में ध्वजावाहक रहे। दोनों ने तिरंगे को लहराते हुए एंट्री की और उनके साथ पूरा भारतीय दल भी शामिल रहा। पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह पहली बार स्टेडियम के बाहर आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत प्रतिष्ठित चैम्प्स एलिसीज पर भव्य परेड के साथ हुई। पेरिस पैरालंपिक में भारत आज अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। पहले दिन पैरा तीरंदाज और पैरा बैडमिंटन में भारतीय दल चुनौती पेश करेगा। टोक्यो पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता हरविंदर सिंह पुरुषों के रिकर्व रैंकिंग राउंड में हिस्सा लेंगे। वहीं सरिता और शीतल देवी महिला कंपाउंड में रैंकिंग राउंड खेलेंगी। पैरा बैडमिंटन में कृष्णा नागर SH6 वर्ग में अपने पुरुष सिंगल्स खिताब की रक्षा करने के लिए उतरेंगे। वहीं मिक्स्ड डबल्स में सुहास यथिराज व पलक कोहली की जोड़ी भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पैरा साइकिलिंग में ज्योति गडेरिया हिस्सा लेंगी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती है। ओलंपिक में भारत को लगातार 3 गोल्ड मेडल दिलाने वाले ध्यानचंद की याद में देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से ज्यादा गोल किए। मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। खेल मंत्री ने स्टेडियम के परिसर में पौधारोपण भी किया। उनके साथ खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी मौजूद रहीं। यूएस ओपन के महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यना सवालिका ने आसान जीत के साथ तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। सवालिका ने दूसरे दौर के मुकाबले में इटली के लूसिया ब्रोंजेटी को सीधे सेट में 6-3, 6-1 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। तीसरा वरीयता प्राप्त और गत विजेता कोको गॉफ ने भी यूएन ओपन के तीसरे दौर में अपना स्थान बना लिया। अमेरिकी खिलाड़ी गॉफ ने दूसरे दौर के मुकाबले में जर्मनी की तात्जाना मारिया को 6-4, 6-0 से शिकस्त दी। 14वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की मेडिसन कीज को दूसरे दौर में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेडिसन ने अपने ही देश की माया जॉइंट को 6-4, 6-0 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। महिला एकल में ही 26वीं वरीयता प्राप्त स्पेन की पाउलो बदोसा को तीसरे दौर में पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। बदोसा ने दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका की टेलर टाउनसेंड को 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। पुरुष एकल में चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव आसान जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे हैं। उन्होंने दूसरे दौर में फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर को 6-4, 7-6, 6-1 से शिकस्त दी। मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर जोआओ कैंसेलो अब सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल में शामिल हो गए हैं। कैंसेलो 2019 में यूवेंटस से सिटी आए थे। बायर्न म्यूनिख और इंग्लैंड के फॉरवर्ड हैरी केन को यूरोपियन गोल्डन शू ट्रॉफी दी गई। ये पुरस्कार यूरोपियन फुटबॉल सीजन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। क्रोएशिया के फुटबॉलर मारियो बुस्कोविच पर कोई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 4 साल का बैन लगा दिया है। मारियो नवंबर 2022 में ब्लड बूस्टर EPO के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। फिल्म जोकर फॉली अडू के निर्माताओं ने 2 नए पोस्टरों के साथ इंडिया रिलीज डेट की घोषणा की है। भारत के सिनेमाघरों में 2 दिन पहले 2 अक्टूबर को ये फिल्म आ रही है। वहीं अमेरिका में फिल्म 4 अक्टूबर को रिलीज होगी। 9 साल बाद निर्माता रतन जैन, अब्बास मुस्तान और कपिल शर्मा के साथ किस किस को प्यार करूं 2 नामक सीक्वल पर
फिर से काम करने के लिए तैयार हैं। फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट नोट शेयर करते हुए हेमा कमेटी रिपोर्ट पर अपने विचार साझा किए। अभिनेत्री का कहना है कि सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं, बाकी भाषाओं की इंडस्ट्री में भी यही हाल है। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने फिल्म युद्धा का नया मोशन वीडियो जारी किया है। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। वहीं राघव जुएल को खतरनाक विलेन शफीक के रूप में पेश किया गया। फिल्म स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन जारी है। रिलीजिंग के 14वें दिन फिल्म ने 4014.55 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार किया। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपनी आगामी फिल्म पुष्पा 2 का एक नया पोस्टर साझा किया है। नए पोस्टर सामने आने के बाद दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ी। और इसी को लेकर फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।